हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण। लगभग 1000 साल के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा है। ये काल विभाजन और नामकरण का कार्य अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है, उसको लगभग सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया है, लगभग 1-2 कालों को छोड़ के। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किस विद्वान ने क्या नाम दिया है और समय सीमा कौन सी रखी है। तो ये एक सवाल बनता है अलग से कि आज हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा करो। जैसे आदिकाल का क्या नाम हो या रीतिकाल का क्या नाम हो, किस विद्वान ने किस नाम से इसको संबोधित किया है, आदिकाल के नामकरण के पीछे आधार क्या थे, और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है, श्रृंगार काल, कला काल, अलंकृत काल किसने नाम दिया है रीतिकाल को, या आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है, वीरगाथा काल किसने कहा है, सिद्ध सामंत युग या बीज वपन काल किसने कहा है। तो ये सारे नाम, ये सारी अवधारणाएं हमें पता होनी चाहिए और विद्वान के नाम के साथ पता होनी चाहिए। तो जो 1000 साल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको मोटा मोटी 4 कालों में बांटा है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल हो गया ये। हाँ, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब देखते हैं हम यहाँ से हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर विभिन्न मत और मतांतर हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। 4-5 जो बड़े विद्वान हैं, बड़े नाम हैं, उनके मत तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे और कोई उपाय नहीं है। 2-3 बार पढ़ो, देखो तो याद हो जाएंगे। साहित्य की परंपराओं और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहती है, यानी प्रवृत्ति बदल जाती है, विशेषताएं बदल जाती है साहित्य की। जो ही समाज बदला, साहित्य की परंपराएं, परिस्थितियां बदल जाती है। जैसे अब एक एग्जाम्पल देखो, सन 2001-2 के लगभग दिल्ली में LGBT समुदाय, आप कह सकते हो समलैंगिक समुदाय, इनकी एक रैली हुई। तब भारतीय जनता पार्टी की, अटल जी की सरकार थी और दिल्ली में अटल जी ने इस रैली को अनुमति नहीं दी। इस पे लाठियां बरसाई, इन लोगों को पीटा गया, मारा गया। लेकिन आज 2020 में, पिछले साल भी 2017-18 में भी LGBT समुदाय को कोर्ट ने अनुमति दे दी। 377 धारा 377 IPC इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने की अनुमति, समलैंगिकता को मान्यता दे दी। उसके बाद इन लोगों ने खूब रैलियां की, तो समाज की चित्तवृत्ति बदल गई। तो साहित्य भी वैसा ही लिखा जाएगा। अब कोई कविता लिखेगा LGBT के समर्थन में, तो क्या उसको बैन किया जाएगा? क्या उसकी हुटिंग की जाएगी या उसको ट्रोल किया जाएगा? नहीं। तो यही कहना चाहता है लेखक कि समाज और साहित्य की विशेषताएं और चित्तवृत्तियां बदलती रहती हैं। इतना समझो बस। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के हीरो आप कह सकते हो इनको। इन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेंगी। जो प्रवृत्ति अनुकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है, वही समय पाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। कोई प्रवृत्ति, कोई विशेषता पैदा हुई क्योंकि अनुकूल चीजें थी, लेकिन परिस्थितियां एकदम विपरीत हो गई तो वो चीजें गायब हो गई। 2 एग्जाम्पल देता हूं।
हिंदी साहित्य में 1910 से 1940 तक देशभक्ति की, क्रांति की खूब कविताएं लिखी गई। भारत भारती से लेके, निराला की जागो फिर एक बार से लेके, प्रेमचंद की सोजे वतन से लेके गोदान, और माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा से लेके, और राष्ट्रकवि दिनकर की कविताएं लिखी गई। इनमें सब में स्वतंत्रता की बातें थी। चंद्रगुप्त नाटक की कविता, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है आज शियार, जागो फिर एक बार जैसी कविताएं, या अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ऐसी कविताएं, भारत भाग्य विधाता जैसी कविताएं, ये अंग्रेजों के टाइम पे ही लिखी जा सकती थी। जब अंग्रेज चले गए तो इन कविताओं का स्कोप खत्म हो गया, और ये जो राष्ट्रीय काव्य धारा की जो प्रवृत्ति थी वो अपने आप लुप्त हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई, या पतन की तरफ चली गई। तो यही तो कहना चाहता है लेखक, जो प्रवृत्ति अनुकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है वही समय पाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे मंद पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। जैसे ये राष्ट्रीयता की भावना कमजोर पड़ी, या रीतिकाल है। रीतिकाल में मुसलमानों के आगमन से मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था, लड़ाई झगड़े होते नहीं थे, भोग विलास बढ़ गए थे, सुख समृद्धि बढ़ गई थी। तो सूरा और सुंदरी, शराब और सुंदरी, ये दो ही चीज़ें बची थी राजाओं की ज़िंदगी में, तो इन्हीं दोनों पे आसपास कविताएं लिखी जाती थी। तो लेखक ये कहना चाहता है कि ये जो प्रवृत्ति है ये पैदा होती है और फिर धीरे धीरे मंद पड़ती रहती है, साहित्य भी बदल जाता है। यह काल की शाश्वत क्रिया है, हमेशा से ऐसा होता आ रहा है, किंतु पूर्णतः कोई प्रवृत्ति विलुप्त नहीं होती। प्रकृति की प्रवृत्ति उद्भव और विकास और ह्रास की रही है। विभिन्न प्रकार की साहित्य की धाराएं उत्पन्न हुई और समय पाकर विलीन हो गई, खो गई। इसलिए काल विभाजन का कार्य अत्यंत कठिन रहा है। कोई प्रवृत्ति जैसे प्रेम और श्रृंगार और विलास की प्रवृत्ति अधिक बढ़ी तो उसको नाम दे दिया रीति काल, श्रृंगार काल, कला काल। एक ही बात है, तीनों एक ही नाम है। हाँ, फिर विद्वानों ने अपने विवेक और शोध प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी साहित्य में काल विभाजन एवं उसका नामकरण करने का प्रयास किया। सबसे पहले गारसा दातासी, शिव सिंह सेंगर के इतिहास में तत्कालीन रचनाओं की साहित्यिक कृति की झलक प्रस्तुत की। वे अपने काल विभाजन की दृष्टि से इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। ग्रियर्सन से पहले जो गारसा दातासी थे या शिव सिंह सेंगर थे, उन लोगों ने प्रयास तो किया लेकिन वो इतने सफल नहीं हुए काल विभाजन का, कि किस कालखंड को किस नाम से पुकारा जाए। 1000 साल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इन लोगों ने कोशिश तो की लेकिन वो सफल नहीं हो सकी कोशिश, क्योंकि वो तार्किक नहीं थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं थी। डॉक्टर गिरियर्सन ने अपने पूर्व यानी अपने पहले के विद्वानों द्वारा रचे गए इतिहास का गहन चिंतन मनन किया, सूक्ष्म अध्ययन किया और इस काल को क्रमानुसार विभाजित किया। सबसे पहले किसने इसको कालखंडों में बांटा? एक अंग्रेज ने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। सबसे पहले के जो इतिहास ग्रंथ थे उन इतिहास ग्रंथों को पढ़ा, चिंतन किया, मनन किया। और याद रखो डॉक्टर गियर्सन ने पहली बार एक सटीक एक काल क्रम के अनुसार, ऐसा नहीं कि पहले के लेखक को बाद में ले गया, बाद के लेखकों को पहले ले आया, ऐसा नहीं है। ऐसा एक सटीक चिंतन इन्होंने किया और कालक्रम का विभाजन किया डॉक्टर गियर्सन ने। इन्होंने हिंदी साहित्य में पहली बार संयोजित एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। इन्होंने हिंदी साहित्य में पहली बार संयोजित एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। किसने? ग्रियर्सन ने। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे गारसा दातासी और शिव सिंह सेंगर, लेकिन उनके इतिहास ग्रंथ इतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने कि डॉक्टर ग्रियर्सन के हुए। ग्रियर्सन की किताब का क्या नाम है? याद रखना जरूरी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मॉडर्न
वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये डॉक्टर गियर्सन की किताब है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये डॉक्टर गियर्सन की किताब है। डॉक्टर गियर्सन ने उत्तरी भारत का देसी भाषाओं के साहित्य का इतिहास लिखा। इसका हिंदी अनुवाद हुआ उत्तर भारत की देसी भाषाओं के साहित्य का इतिहास, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, डॉक्टर गियर्सन की किताब है। इन्होंने एक भाषा पे भी लिखा था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। दोनों किताबें बहुत ज़रूरी है और इसमें पहली बार कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को स्पष्ट करने की कोशिश की। अब इस कक्षा के अगले हिस्से में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने कौन से अलग अलग नाम दिए हैं। धन्यवाद।